स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर दानिश कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन टर्म का मतलब क्या है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, या ऐसे प्रोसेस जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म या अपने न्यूट्रिएंट्स को बनाते हैं या वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। अच्छा, न्यूट्रिशन फिर दो टाइप्स इंपॉर्टेंट बेसिक टाइप्स होती है न्यूट्रिशन की। एक होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरी होती है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन का टाइप है जिसके अंदर जो प्लांट्स होती है या ब्लू ग्रीन अलजी होती है या अलजी जो होती है वो क्या करेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनवायरनमेंट से लेंगे, फिर उससे वो अपने न्यूट्रिएंट्स बनाएंगे, जैसे वो ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें वो अपना खाना खुद से बनाते हैं यूजिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये वो न्यूट्रिशन का टाइप है जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, तो वो अपना खाना ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो फूड होता है वो एनवायरनमेंट से लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स से अपना खाना लेंगे। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टोटल 3 टाइप्स होती है। एक होती है सेप्रोट्रॉपिक, उसमें क्या करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड मटेरियल पे फीड करते हैं, जैसे हमारे पास फंजी हो गया या कुछ बैक्टीरिया हो गए, वो क्या करते हैं डेड मटेरियल पे जो एनिमल्स या प्लांट्स मर जाते हैं उनके ऊपर अपनी फीडिंग करते हैं। दूसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा होते हैं, अलाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके ऊपर फीड करती है, जैसे मॉस्किटो हो गया और दूसरे लीचीज वगैरह हो गई। तो ये सारे हो गए पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद जो तीसरा है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होगा, ये भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही फीड लेंगे, लेकिन पैरासाइटिक और जो सेप्रोट्रॉपिक होगी उसमें जो एनिमल्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जिस चीज पे फीड करते हैं, जो चीजें अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है इसमें वो जो चीजें फीड करेंगे, जो चीजें वो बॉडी के अंदर लेंगे, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे। मतलब ऐसे आप कह सकते हैं कि पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड बॉडी के अंदर आता है, या तो वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होगा, या जैसे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या करते हैं जो बैक्टीरिया होंगे या जो भी ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफ है वो क्या करेगा, अपनी बॉडी के बाहर एंजाइम रिलीज करेगा, बाहर ही फूड को डाइजेस्ट करेगा, फिर सिंपलीफाइड या सिंपल मॉलिक्यूल्स अपनी बॉडी के अंदर लेगा। ठीक है, तो जो बॉडी के अंदर फूड आएगा वो सिंपल मॉलिक्यूल्स। लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो बॉडी के अंदर फूड आएगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसी न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करे, तो इस टाइप की न्यूट्रिशन को कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब होता है होल फूड, मतलब कंप्लीट या कॉम्प्लेक्स फूड खाए कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसे कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स अभी यहाँ पे मैंने बात की कि न्यूट्रिएंट्स खुद है क्या, अभी हम ये पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स सिंपल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी को नरिशमेंट हमें किस लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर। तो ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हमने अभी पढ़ा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, तो वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हम डायरेक्टली उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते, उनको हमें इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। सबसे जो पहला प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो बॉडी के अंदर आएगा। प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स लेने के प्रोसेस को कहा जाता है इंजेक्शन। ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे एनिमल्स हैं उनमें माउथ के जरिए होता है, और जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एमोबा ले लें, एमोबा में वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के जरिए इनटेक करते हैं फीड। तो पहला प्रोसेस हो गया इंजेक्शन। दूसरा आ गया डाइजेशन। अभी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स
इनको यूटिलाइज करने के लिए हमने इनको सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ऐसी सिंपल फॉर्म जो कि ब्लड स्ट्रीम में पास हो सके, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड स्ट्रीम में पास हो सके, ऐसी फॉर्म में उसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डाइजेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन डाउन मतलब टूट जाते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब हो सकते हैं या ब्लड स्ट्रीम में पास हो जाएं। फिर डाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हमने यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स लिखे हैं। पहले 2 टाइप्स मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन इस बेसिस पे हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन होता है या नहीं होता। जैसे मैकेनिकल डाइजेशन में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, मतलब इसमें कोई बॉन्ड वगैरह ब्रेक नहीं, इसमें कोई भी एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारे जो माउथ में मेस्टिकेशन होती है, च्यूइंग होती है, वो एक मैकेनिकल डाइजेशन की एग्जाम्पल है। उसके अलावा हमारे थ्रू आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे स्टमक भी मस्कुलर कॉन्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से भी मैकेनिकल डाइजेशन होता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन की एग्जाम्पल हम ऐसे कह सकते हैं कि एक मेस्टिकेशन होगी, दूसरी होगी मस्कुलर कॉन्ट्रिक्शन। तो इसमें हम बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें एंजाइम नहीं होते और इसमें कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता या केमिकल रिएक्शन नहीं होता। दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। ये वो टाइप है जिसमें बॉन्ड टूटते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और इसमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है। जैसे डिफरेंट एंजाइम यूज होते हैं, जैसे पेप्सिन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज ये फैट्स या लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। तो ये 2 टाइप्स हो गए ऑन द बेसिस वेदर bonds or chemical reaction occurs or not। उसके बाद इंट्रासेल्युलर डाइजेशन और एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन, ये इस बेसिस पे है कि जो डाइजेशन वो सेल के अंदर हो रही है या सेल के बाहर हो रही है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन वो सेल के अंदर हो रही है। ये किस ऑर्गेनिजम्स में, किन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है? जैसे प्रोटोजोआ एमोबा में होती है, फ्लैटवर्म्स एंड नाइजीरिया, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन पाई जाती है। दूसरी होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ये वो डाइजेशन है जिसमें जो डाइजेशन सेल से बाहर होती है। जैसे हम इंसानों की मिसाल ले लें, इसमें हमारे स्टमक के अंदर होती है, तो स्टमक एक कैविटी होती है, उसके अंदर डाइजेशन होती है। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं स्टमक की सेल्स, वो एंजाइम रिलीज करेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैविटी में, या जो सेल्स के बाहर कैविटी उसमें एंजाइम रिलीज करेंगे और वहाँ पे डाइजेशन होगी। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ पे पाई जाती है? वर्टिब्रेट्स में, आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्कस में। तो ये होगी डाइजेशन के टाइप। उसके बाद होती है एब्जॉर्प्शन। जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, अभी अगर वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहेगा तो बॉडी के किसी काम का नहीं, तो उसको ब्लड स्ट्रीम में जाना पड़ेगा। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें फूड होगा, डाइजेस्टिव फूड, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। तो हमारी बॉडी अगर इंसानों की बात करें तो उसमें बेसिक 2, एक तो जो प्रोटीन्स होती हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, वो डायरेक्टली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड में चले जाते हैं। लेकिन जो फैटी एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, वो ब्लड में जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, उसके बाद वो ब्लड में एंटर। तो ये दोनों प्रोसेस हो गए एब्जॉर्प्शन। देन एसिमिलेशन। अभी जो ब्लड में फूड आ गया उसको हमने यूटिलाइज करना, तो वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट होते हैं, जो डाइजेशन के बाद जो फूड वो मेनली जाता है लिवर के अंदर। फिर लिवर डिसाइड करता है उस फूड को क्या करना है, इस्तेमाल करना है या स्टोर करना है। तो वो प्रोसेस जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूज हो, इस्तेमाल हो, इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। मिसाल के तौर पर अगर हम एसिमिलेशन का मिसाल लें तो जो डाइजेस्टेड फूड है, मिसाल के ग्लूकोज ब्लड के जरिए वो लिवर में जाएगा, लिवर उसको फिर डिसाइड करेगा इसको यूटिलाइज करना है या उसको स्टोर करना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा। तो ये प्रोसेस हो गया एसिमिलेशन का। तो एसिमिलेशन इज अ सिंपल प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड इज यूटिलाइज्ड। देन फाइनल जो प्रोसेस होता है इजेशन। हम जो खाना खाते हैं, हम कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, वो सारे के सारे डाइजेस्ट नहीं होते। कुछ ऐसे हम या तो ज़्यादा खा लेते हैं, हमारे भी एंजाइम इतने सफिशिएंट नहीं होते कुछ सारे के सारे फूड को डाइजेस्ट कर सकें, या कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं डाइजेस्ट नहीं हो पाते, जैसे सेल्यूलोज ह्यूमन के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, तो इस वजह से वो अनडाइजेस्ट ही रहेगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट।
तो इजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर निकलता है, वो फिर एनएस के जरिए जा सकता है जैसे इन द केस ऑफ एनिमल्स, और या वो माउथ के जरिए भी जा सकता है। जैसे कुछ छोटे से जो एनिमल्स होते हैं जैसे प्लेनेरिया हो गया, तो प्लेनेरिया में क्या होता है, एक ही ओपनिंग होता है, वो माउथ का भी काम करता है, मतलब फूड उसके अंदर भी जाता है, इंजेक्शन भी वहां से होती है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर वहीं से निकलता है। तो इंजेक्शन का प्रोसेस एनएस के जरिए भी हो सकता है और माउथ के जरिए भी हो सकता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम दो बेसिक ऑर्गेनिज्म की डिस्कस करेंगे जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के मोड से फीड करते हैं। तो उससे पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे जो से रिलेटेड हैं, आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक आप ऐसे समझ लें एक ट्यूब है जो कि ऑर्गन पे बेस्ड होता है, वो ऑर्गन्स जहाँ से फूड पास होता है, मतलब ये एक ट्यूब होता है जो कि फूड को एक रास्ता प्रोवाइड करता है। ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे खत्म होता है। इसके दो ओपनिंग्स होते हैं, वन माउथ एंड अदर एनएस, ठीक है। और दूसरी थी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल दो अलग चीजें हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एलिमेंट्री कैनाल और प्लस उसके साथ जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी आ जाते हैं। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हमारे पास लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। तो एक्सेसरी ऑर्गन प्लस एलिमेंट्री कैनाल हो गया है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और तीसरी है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये भी एक ऐसी कैविटी होती है लाइक एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन इसका एक ओपनिंग होता है जिससे इंजेक्शन भी होगी और इंजेक्शन भी। उसके साथ इसका सिर्फ काम था डाइजेशन, लेकिन इसमें डाइजेशन भी होगी, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी होगी। मतलब जिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उनको अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड की नीड नहीं है टू ट्रांसपोर्ट द फूड। तो यह डाइजेस्टेड फूड इसी कैविटी की हेल्प से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सिंपल एनिमल्स होते हैं उनमें पाई जाती है, जैसे प्लेनेरिया हो गया तो उनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद है, ठीक है। तो ये तीन सिंपल टर्म्स हो गए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन एमोबा। तो सबसे पहले एमोबा एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये प्रोटोजोआ है, ठीक है। और इसमें अगर हम डाइजेशन की बात करें तो ये क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया या सिंपल जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको इंजेस्ट करता है या खाता है। तो इनमें भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है और यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है। तो जैसे भी ये फूड पार्टिकल डिटेक्ट करेगा ये उसकी तरफ बढ़ेगा और अपने स्यूडोपोडिया को इस तरीके से बेंड करेगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इसको हम बोलेंगे फूड कप। ये फूड कप क्या करेगा, इस फूड को अपनी तरफ इसको सराउंड करेगा और बाहर से ऐसे मेम्ब्रेन बन जाएगी और फूड जो है वो अंदर आ जाएगा। देन इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंजेक्शन, ठीक है। इसको एंडोसाइटोसिस भी कहा जाता है। एंडोसाइटोसिस एक जनरल टर्म है, कोई भी चीज अगर सेल के अंदर आती है तो उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेसिफिक नाम दिया इंजेक्शन क्योंकि यहाँ पे एक फूड पार्टिकल, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल सेल के अंदर आ रहा है, तो ये होगी इंजेक्शन। तो उसके बाद इंजेक्शन के बाद यहाँ पे अंदर एक कप लाइक एक वैक्यूल बन जाएगा। इस वैक्यूल को हम कहेंगे फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में क्या होगा, बाहर से एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम साइटोप्लाज्म से इसके अंदर आएंगे और डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। डिफरेंट एंजाइम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फूड, किस टाइप का फूड है उस हिसाब से एंजाइम्स आएंगे और फूड को डाइजेस्ट करेंगे। तो दूसरा प्रोसेस हो गया डाइजेशन। उसके बाद इसमें एक किस्म की कैनल्स बनेगी, इनको कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक कैनल्स। ये साइटोप्लाज्मिक कैनल्स ऐसे सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इजी हो जाता है। इसमें क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है अभी फूड वैक्यूल से बाहर निकलेगा इनटू द साइटोप्लाज्म, तो ये हो गई एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये एब्जॉर्प्शन साइटोप्लाज्मिक कैनल की हेल्प से थोड़ी इजी हो जाती है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उसके बाद ये डाइजेस्टेड फूड है ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और सेल जो है एमोबा है उसे डिफरेंट प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये प्रोसेस हो गया एसिमिलेशन का। और जो अभी फूड इसके फूड वैक्यूल के अंदर बच गया है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, वो अभी बाहर निकल जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ
एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस अगेन एक ऐसा प्रोसेस है जब सेल से कोई चीज बाहर जाती है, लेकिन हम यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, अनडाइजेस्टेड फूड की बात कर रहे हैं, तो हम इस प्रोसेस को नाम देंगे इजेशन का। तो यहाँ पे होगी इजेशन जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड सेल से बाहर जाता है। तो ये सिंपल डाइजेशन इन एमओ, ठीक है। इसमें भी देखिए 5 प्रोसेस हो रहे हैं जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डाइजेशन इन प्लेनेरिया, तो सबसे पहले प्लेनेरिया एक फ्लैट वर्म है और ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से बिलोंग करता है। इनकी बॉडी बहुत ही पतली होती है। अगर हम डोर्सो वेंट्रली देखें, मतलब अगर इसकी हम साइड से व्यू करेंगे तो ये हमें ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। मतलब ये सामने से हमें ऐसे वाइड दिखाई देता है और लेटरली हमें पतला दिखाई देता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें डाइजेशन इन प्लेनेरिया, तो सबसे पहले प्लेनेरिया एक फ्लैट वर्म है और ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से बिलोंग करता है। फ्लैट वर्म और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से ये बिलोंग करता है। और अगर हम इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है या सेक लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है। इसका मतलब इसके अंदर एक ही ओपनिंग होगा, वही इजेशन भी करेगा और वहां से इंजेक्शन भी होगा, ठीक है। और ये खुद जो है ये कार्निवोर इन नेचर, मतलब ये दूसरे एनिमल्स पे फीड करता है। तो ये क्या खाता है? ये खाता है स्मॉल इंसेक्ट या लार्वी। ये स्मॉल इंसेक्ट या लार्वी को अपनी फीड बनाता है। और अगर हम इसकी एनाटॉमी की बात करें, इसे डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी की बात करें, तो यहाँ इनके अंदर एक इंटेस्टाइन होता है, ब्रांच्ड इंटेस्टाइन। इसकी एक आगे की तरफ ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर ब्रांच ऑफ इंटेस्टाइन, और 2 पीछे की तरफ ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हम कहेंगे पोस्टीरियर ब्रांचेस ऑफ इंटेस्टाइन। इनका इंटेस्टाइन ब्लाइंड एडेड होता है, मतलब कहां से भी ये हर जगह से क्लोज्ड होगा, ठीक है, ब्लाइंड एडेड इंटेस्टाइन। और हर जगह पे थ्रू आउट द इंटेस्टाइन इनके अंदर ब्रांचेस होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं या प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डाइवर्टिक्यूलम। तो ये सारा हो गया डाइवर्टिक्यूलम। उस डाइवर्टिक्यूलम के अंदर फर्दर ब्रांचिंग होती है, इन ब्रांचिंग को कहा जाता है रेमिफिकेशन, ठीक है। तो डाइवर्टिक्यूलम सिंगुलर को कहा जाता है, अगर ज्यादा हम प्लूरल बनाएंगे तो उसे कहा जाएगा डाइवर्टिक्यूलम। और इन दोनों का जो बेसिक काम होता है वो होता है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। डाइवर्टिक्यूला और रेमिफिकेशन की वजह से जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है, तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी या से इजीली एब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद इनके अंदर फेरेंक्स होता है और फेरेंक्स की जो ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं एनस आर माउथ, क्योंकि यहाँ से इजेशन भी होती है और इंजेक्शन भी होती है, ठीक है। तो ये इनकी होगी बेसिक एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फिर अगर हम बात करें ये फीड कैसे लेते हैं और इसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं और फिर इजेस्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले प्रोसेस होगा इंजेशन। इंजेशन कैसे होगी? यहाँ पे अपने माउथ पे ये कुछ म्यूकस सीक्रेट करेंगे। म्यूकस स्टिकी नेचर होगा, इस वजह से जो इंसेक्ट या लार्वी होंगे इसको चिपक जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, और फिर वो उसको अंदर की तरफ इंजेस्ट कर लेगा, एंगल्फ कर लेगा। वो फेरेंक्स से होकर चला जाएगा सीधा इंटेस्टाइन में, या इसको हम अभी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कह सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हमें प्लेनेरिया में मिलती है। इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी ये ट्रांसपोर्ट भी करेगा और डाइजेशन भी करेगा फूड की। तो अभी ये इंजेशन होगी, फूड अंदर आ गया, उसके बाद होगा प्रोसेस डाइजेशन का। तो इनके अंदर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। यहाँ पे एंजाइम रिलीज होंगे और फूड को इसी कैविटी के अंदर डाइजेस्ट करेंगे ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको कुछ डाइजेस्ट करना पड़ेगा। फिर उसको डाइजेस्ट होगा और चला जाएगा। जो यहाँ पे सेल्स होंगे, यहाँ में से कह सकते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की लाइनिंग के जो सेल्स होंगे, वॉल्स के जो सेल होंगे, फूड उनके अंदर चला जाएगा। यहाँ पे जो डाइजेशन हुई उसे कहा जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि सेल से बाहर हो रही है, कैविटी के अंदर हो रही है। और फिर वो डाइजेस्टेड जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो चला जाएगा सेल के अंदर, ठीक है। फिर वहां पे दोबारा उसकी डाइजेशन होगी, फर्दर उनको डाइजेस्ट किया जाएगा और उस डाइजेशन को हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर
डाइजेशन, ठीक है। और ये होगी डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट। फिर उसकी एसिमिलेशन होगी, यहाँ पे जो बॉडी के सेल्स होंगे वो उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। वो हो गया प्रोसेस एसिमिलेशन का। अगेन देन जो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो इसी पाथ से, फेरेंट से और देन माउथ से, या इसको अभी हम एनएस कह रहे हैं क्योंकि फूड अभी बाहर जा रहा है, तो अभी अनडाइजेस्टेड फूड इसी प्रोसेस, इसी ओपनिंग के जरिए बाहर चला जाएगा और ये प्रोसेस हो जाएगा डाइजेशन का। तो ये हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस।